हाँ बेटा, लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, और लास्ट टाइम जो आपके डाउट्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, पर मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड। तो इसमें बेटा जो पहला वाला डाउट था, वो डाउट ये है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी तैयार तो हम कर ही रहे हैं, पर फिर भी एक क्वेश्चन निकल के आया था, और वो क्वेश्चन रैट ट्रैप से है। और रैट ट्रैप का क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द राइटर। राइटर का स्टाइल क्या है। या इसी क्वेश्चन को बेटा दूसरी तरीके से उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द मैनर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी कैसे सुनाई गई है, ये क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो रैट ट्रैप जो चैप्टर है हमारा, जहां लिखा हुआ है, उसी में एक लाइन दी हुई है, इंट्रोडक्शन जहां दिया होता है, वो लाइन याद रखना। इस स्टोरी को फेयरी टेल वे में सुनाया गया है। दिस स्टोरी इज टोल्ड इन फेयरी टेल मैनर। परियों की कहानियां जो होती हैं, उस स्टाइल में इस कहानी को लिखा है। तो परियों की कहानियां, फेयरी टेल का क्या मतलब हो गया, तो आप इसका मतलब समझिए, जो परियों की कहानियां होती हैं उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, और बेटा फेयरीज जो होती हैं, परियां सब कुछ ठीक कर देती हैं। इसी तरीके से इस स्टोरी की जो स्टाइल है हमारे राइटर की, उसने बेटा एडला को ऐसे ही प्रेजेंट किया है कि वो एक डिस्ट्रैक्टेड यूथ को, एक ऐसे यूथ को जो कि डाइवर्ट हो गया था अपने रास्ते से, उसे सेल्फलेस काइंडनेस से अपने रास्ते पर ले आई। शी ट्रांसफॉर्म्ड हर। तो क्वेश्चन था, इसका मैनर क्या है स्टोरी टेलिंग का, रेड ट्रैप का। आपने लिखा फेयरी टेल मैनर है। एक और क्वेश्चन, एक और बात मैं बताना चाह रही हूँ, क्लास में भी कई बार बताया है, आज फिर बता रही हूँ, कि बेटा जब आपसे एक्सट्रैक्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पोयम का हो चाहे वो फिक्शन का हो, उसमें आप ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट आपको आंसर देना है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर ही देंगे। आप पूरा का पूरा जो है बेटा, वो पोयम और स्टोरी कंसिडर नहीं करेंगे उस समय। और अगर एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप पूरी स्टोरी या पूरी पोयम के बेसिस पर आंसर दे सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट पूछा है, या बेटा उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी या पोयम पूछा है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब यू कैन गिव योर आंसर एज पर द स्टोरी और द पोएम। कीपिंग क्वाइट पोएम में एक वर्ड आता है ह्यूज साइलेंस। ह्यूज साइलेंस जो है उसका मीनिंग पूछते हैं। तो बेटा ह्यूज रेफर्स टू द वर्ल्ड, ह्यूज रेफर्स टू अक्रॉस द ग्लोब। तो ह्यूज साइलेंस का मतलब द पोएट इज आस्किंग द इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस सेशन नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर रीजन, इन अ पर्टिकुलर सिटी, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में कीपिंग क्वाइट का सेशन वो चाहता है। तो ह्यूज साइलेंस का मतलब यहां पर हो गया है कि बेटा वो कीपिंग क्वाइट का सेशन विच इज अक्रॉस द ग्लोब। थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम हम कर रहे थे, और थिंग ऑफ ब्यूटी में नोबल नेचर्स का मीनिंग पूछा था। अब ये नोबल नेचर्स जब तुम लिख रहे हो, तो ये अलग से वर्ड नहीं है बेटा। ये ऊपर वाली लाइन में देखो दिया हुआ है, डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। ये पूरा एक फ्रेज है। नोबल नेचर्स अलग से कोई चीज नहीं है, डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स है। तो डियर्थ का मतलब शॉर्टेज ऑफ, नोबल मतलब जेनरस, मैग्नानिमस, लार्ज हार्टेड, नेचर्स का मतलब पीपल। तो आप लिखोगे कि ये पोएट बताना चाह रहा है अर्थ पे कितने ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस है, सो मेनी डिफिकल्टीज इन द ऑन लिविंग ऑन द अर्थ। तब आप लिखोगे कि इसका मीनिंग है दैट देयर आर शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल, जेनरस पीपल, मैग्नानिमस पीपल ऑन द अर्थ।
एक और क्वेश्चन अभी मेरे पास आया था और वो बेटा पोएट्स एंड पैनकेक्स से था। उसको भी मैंने सोचा कि हम अच्छी तरीके से समझ लें। तो जैसा पोएट्स एंड पैनकेक्स हम पढ़ते हैं, तो बेटा शुरू की लाइंस में दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखो क्या कौन कौन सी चीजें दी हुई थी। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग that was believed to have been Robert Clive's stable. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और बेटा डजन 12 से ज्यादा उसके मकान थे शहर में. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. बहुत इधर उधर घूमा था वो. Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in Saint Mary's Church in Fort St. George in Madras. अब उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग अबाउट रॉबर्ट क्लाइव आपको क्या समझ में आता है कि पीपल इन पावर कैसे होते हैं. रॉबर्ट क्लाइव का रेफरेंस देखिए, बताइए जो पीपल बेटा जिनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, उनके ऊपर क्या आपको समझ आता, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कैसे होते हैं. अशोक मित्रन क्या कमेंट कर रहा है बेटा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता करके. तो हम बताएंगे कि ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता के अशोक मित्रन ये कमेंट कर रहा है, द पीपल इन पावर दे मिस यूज द रिसोर्सेज दैट दे हैव, दे वेस्ट सो मच ऑफ मनी. लाइक रॉबर्ट क्लाइव हैड हिज स्टेबल, वो घोड़ों को बेटा फर्स्ट फ्लोर पे रखता था. तो आप सोच करके देखो जरा हाउ मच मनी वाज वेस्टेड. एंड सेकेंडली आप बोलोगे कि वो जो पीपल इन पावर होते हैं वो बेटा बहुत ज्यादा रिसोर्सेस को वेस्ट करते हैं. तो कैसे वेस्ट कर रहे थे. हाफ अ डजन से ज्यादा मकान थे उसके शहर में. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. और ही लिव्ड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही वेस्टेड सो मच ऑफ मनी. थर्ड, पीपल इन पावर हिस्टोरिकल प्लेसेस को बेटा, पब्लिक प्लेसेस को, पब्लिक के जो वो होता है रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें वो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करते हैं. इसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रॉबर्ट क्लाइव मैरिड इन द चर्च. वो बेटा जो ये था फोर्थ था, तो वो फोर्ट में उसने मैरिज किया. दैट मीन्स कि हिस्टोरिकल प्लेस को ही वॉर यूजिंग फॉर हिज ओन पर्पस, फॉर पर्सनल यूज. तो हमें ये सारी बातें पता चलती हैं जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव से हम पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, कि जो पीपल के पास पावर होती है, पोजीशन होती है, अथॉरिटी होती है, दे मिसयूज देयर पोजीशन, they waste the resources and they use historical places for their own benefit. ये वाला बेटा सारी बातें लिखेंगे. फिर जैसा मैं बार बार कह रही थी कि बेटा आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से करके जाओ. तो अगर आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो फिर मतलब नथिंग इज लेफ्ट. ऐसे में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैम एनसीईआरटी में ही बाद में लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं और उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन ईच एग्जाम्पल. तो एनसीईआरटी में लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में हमें लास्ट में लिटरेरी डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है. कौन सी लिटरेरी डिवाइस है उसमें बेटा फर्स्ट नंबर पे साहिब आलम. इसमें अगर हमें बेटा आइडेंटिफाई करनी है लिटरेरी डिवाइस, बहुत आसान है, आयरॉनिकल. तो आयरॉनिकल का मतलब तो आपको पता ही है, नाम का मीनिंग कुछ और है और वो कल कर कुछ और रहा है. फिर बेटा एक वो सेंटेंस दिया हुआ है, उडीपी गांव की स्टोरी जब हमने पढ़ी थी, तो उडीपी में जब अनीस जंग जाती है तो कहती है वो जो मंदिर था गांव का, वो पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था. वहां बेटा एक लाइन लिखी थी, ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन. ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन. इस लाइन का क्या मतलब है. इस लाइन का मतलब है दैट वो पूरा मंदिर जो है सुनसान था. अब बात आती है इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, ऐसा पूछा है उन्होंने, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. तो बेटा आप इसमें बोलोगे मेटाफॉर यूज हुआ है. तो बेटा कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है दैट साइलेंट प्लेस. तो मंदिर ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुनसान, जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था बेटा, इट वाज एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग.
फ्रांस जब देखता है स्कूल को, वहां सिमली यूज हुई थी क्योंकि एज था। यहाँ इतना डिसोलेटेड है, बिल्कुल साइलेंस है, मेटाफॉर, वही कंपैरिजन। अब बेटा थर्ड सेंटेंस इन्होंने दिया है, सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली yet माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, कॉन्ट्रास्ट। और आप इसमें कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे क्योंकि बेटा दिल्ली और वो इतने पास पास होते हुए भी सीमापुरी, उनमें कितना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है। फिर एक और हमें सेंटेंस दिया था, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए कूड़ा इज वंडर, बड़ों के लिए सर्वाइवल। कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, सविता की बात हो रही है, लाइक वर्ड आ रहा है, सिमली यूज हुआ है। सिक्स सेंटेंस इन्होंने दिया था, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आईज। बेटा ये वाली लाइन में आप फिर से वही बोलोगे, कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है। तो मैरिड है, बैंगल्स हैं, पर आंखों की रोशनी नहीं है, कॉन्ट्रास्ट। वो बेटा जिसको कॉन्ट्रास्ट किस चीज में है, द मैरिड लाइफ एंड व्हाट शी गॉट, कुछ मिला नहीं, कुछ इंप्रूव हुआ नहीं लाइफ में, सो दैट। फिर बेटा फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ये वाली लाइन दी हुई थी, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। इसमें आप सिंबोलिज्म लिखोगे, सिंबोलिज्म ऐसे लिखोगे बेटा, इसका हिडन मीनिंग है। तो एरोप्लेन्स यहाँ से उड़ते नहीं है, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। फिर इन्होंने बोला वेब ऑफ पावर्टी, वेब ऑफ पावर्टी तो मेटाफॉर है, क्योंकि गरीबी का कंपैरिजन आप जाले से कर रहे हो जिसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता। वेब ऑफ पावर्टी मेटाफॉर हो गया। अब बेटा एक जगह लिखा था शुरू में ही जब हमने लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ा था, दे आर स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड क्या है, हाइपरबोल। तो कूड़े का कंपैरिजन किससे हो रहा है, कूड़े को उन्होंने क्या बोला है, गोल्ड। तो बेटा यहाँ पर हमने हाइपरबोल बोला, एक्सजरेशन। फिर बेटा एक और चीज है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द proportions ऑफ अ फाइन आर्ट। रैग पिकिंग जो है वो proportions ऑफ आर्ट उसने ले लिया है, हाइपरबोल है बेटा, कूड़ा बीनने का कंपैरिजन एक आर्ट से करा है, दिस इज हाइपरबोल, हाइपरबोल इज एक्सजरेशन। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. बेटा कॉन्ट्रास्ट तो है ही, हेवी और लाइट आ रहा है, पर सिंबोलिज्म है इसमें, क्योंकि वो बैग हल्का था, मतलब साहिब वॉज हिज ओन मास्टर, और ये दूध का डिब्बा में बेटा भारी है, इसका मतलब दैट साहिब हैज बिकम बॉन्डेड लेबर। तो इस तरीके से हमने ये 10-11 इन्होंने दी हुई थी पोएटिक डिवाइसेस, वो हमने सारी कर ली हैं। और बेटा कोई और भी अगर मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर से रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ तुम लोगों के पास। और तुम्हें जो भी डिफिकल्टीज अगर लग रही है तो तुम व्हाट्सएप मुझे कर ही रहे हो, सो दैट आई कैन मेक यू एक्सप्लेन। और मजे की बात ये कि आज भी मेरी क्लास में एक फ्लेमिंगो कोई बच्चा छोड़ गया है। तुम्हें लग रहा है मुझे ज्यादा जरूरत है, मैं तो पढ़ ही लूंगी, पर अगर तुम्हारी जिसकी भी है उसे याद आ जाए कि फ्लेमिंगो मेरे पास है, मेरी छूट गई है क्लास में मैम के, तो आकर के ले जाना। ठीक है, बाय, सी यू।